Assalamualaikum. The title of today's presentation is Optic Atrophy. It is a continuation of my last presentation. Specific learning outcomes. By the end of this presentation, audience will be able to describe anterior ischemic optic neuropathy, distinguish between its two types, and list different features of hereditary optic neuropathy. First, we will be discussing both the anterior ischemic optic neuropathies. It can be arthritic or non-arthritic. First, we will discuss non-arthritic. Non-arthritic anterior ischemic optic neuropathy is caused by occlusion of the posterior ciliary arteries, which causes partial or total infarction of the optic nerve head. These are all the features that predispose to the development of non-arthritic anterior ischemic optic neuropathy. Number one is structural crowding. How will we know on clinical examination that the patient has structural crowding? By seeing that the physiological cup is going to be very small or it is going to be absent. इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज mellitus, hyperlipidemia, collagen vascular diseases, systemic diseases, antiphospholipid antibody syndrome, hyperhomocystinemia, sleep apnea syndrome, ये सारी चीज़ें predispose करती हैं to the development of non-arthritic AION. डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद सडन पेनलेस मोनोऑक्यूलर विजन लॉस के साथ. सडन होगा, पेशेंट कहेगा कि मैं रात को सोया था, सुबह उठा हूँ और नज़र कम हो गई है. Signs, the first sign that we are going to see is visual acuity. Obviously normal भी हो सकती है, reduced भी हो सकती है. फील्ड डिफेक्ट जो है वो एल्टीट्यूडनल होते हैं. इसमें डिस्क्रोमेटोपिया यानी कलर विजन जो है इसमें is going to be proportional to the visual loss, whereas in optic neuritis this जो vision loss होता है वो इतना significant ना भी हो तो color vision loss ज़्यादा होता है in optic neuritis. इसमें दोनों proportional होते हैं, visual acuity भी और color vision भी. इसके अलावा जब हम डिस्क को देखेंगे तो डिस्क हाइपररीमिक होगी और उस पर स्प्लिंटर हेमरेजेस भी होंगे. दिस इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम आर्थरिटिक की ऑप्टिक डिस्क. इसके अलावा जो डिस्क स्वेलिंग है वो 3 to 6 वीक्स में रिजॉल्व हो जाती है विद डिस्क पैलेट. जो इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है वो अंडरलाइन सारी जो सिस्टमिक एवेलुएशन होता है, ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, उसका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, ब्लड ग्लूकोज कराएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर गोना एक्सक्लूड जॉइंट सेल आर्थराइटिस क्योंकि जो आर्थरिटिक है उसका मोस्ट कॉमन कॉज इज जीसीए. प्रोग्नोसिस इसका अच्छा होता है, इम्प्रूवमेंट इन विजन कॉमन है. 50% जो पेशेंट्स हैं उनकी 6, 9 और बेटर विजन होती है. 25% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें 660 या वर्स विजन होती है. रिकरेंट 6% ऑफ द पेशेंट्स में होती है. फेलो आई की इन्वॉल्वमेंट 10% हो जाती है आफ्टर 2 years. 10% ऑफ द पेशेंट्स डेवलप इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर आई इन 2 years और 5 years के बाद 15% ऑफ द पेशेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ऑफ द फेलो आई. ट्रीटमेंट एज सच कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, हमने ऑब्जर्व करना है. अंडरलाइन जितनी भी सिस्टमिक एबनॉर्मैलिटी है, ब्लड प्रेशर रेंज है तो उसको मैनेज करना है. हाइपरलिपिडीमिया है तो उसके लिए हमने उसको बेसिकली मेडिसिन के पास रेफर कर देना है सो दैट द अंडरलाइन थिंग्स कैन बी मेंटेन्ड. इसके अलावा ऑप्टिक नर्व पेनिट्रेशन, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी, अंडरलाइन प्रीडिस्पोजिशन जो मैंने बताया वो ठीक होनी चाहिए, और एस्पिरिन इनका कुछ रोल है. Then second is arthritic anterior ischemic optic neuropathy. Obviously, as I said, it is caused by joint cell arteritis. तो इसके अलावा joint cell is also associated with polymyalgia rheumatica. What is polymyalgia rheumatica? It is pain and stiffness in the proximal muscle groups mainly, shoulders and biceps, and it is worse on awakening. It occurs in 30 to 50%. Now we are talking about optic neuropathy. Optic neuropathy जो untreated patients होते हैं GCA के, उनमें 30 to 50% ऑफ द पेशेंट्स में हो जाता है. और इन्वॉल्वमेंट फेलो आई की इन्वॉल्वमेंट है 1 वीक के अंदर अंदर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में हो जाती है. वी हैव टू बी वेरी, अगर एक आई का इन्वॉल्वमेंट आए तो अदर आई में ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म वेरी एक्टिवली.
सिम्टम्स सडन प्रोफाउंड यूनिलेटरल विजन लॉस होगा। इसके अलावा ट्रांजिएंट विजन लॉस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अमोरोसिस क्यूगैक्स जो होता है कि 10 to 15 मिनट्स का विजन लॉस है फिर वापस आ रहा है, दैट कैन अकर ऑल्सो, और डबल विजन भी हो सकता है इन आर्थराइटिस। इसके अलावा पेरीऑक्यूलर पेन होता है एंड ऑल द फीचर्स ऑफ जॉइंट सेल आर्थराइटिस आर गोना बी प्रेजेंट विद स्कैल्प में टेंडरनेस होगी, वो पेशेंट नोट करेगा जब वो हेयर को अपने कोम कर रहा होगा तो। इसके अलावा हेडेक एंड अनदर फीचर इज जॉ क्लॉडिकेशन, जब वो च्यू कर रहा होगा तो उसको जॉ में पेन होगा, क्रैम्प लाइक पेन होगा, विच इज बेसिकली ड्यू टू इस्केमिया ऑफ द मैसेटर मसल। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, मलेज, डिप्रेशन। Signs इसमें जो severe visual loss is the rule, and when we're going to see the disc it is going to be pale chalky white disc and it is going to be edematous. Non arthritic में कैसी disc थी? हाइपरीमिक विथ स्पिंटर हेमरेजेस, और इसमें हमारे पास chalky white disc होगी। ऑप्टिक एट्रोफी अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगी एंड सूडो फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम। व्हाट इज सूडो फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम? नहीं, सूडो फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम, हाँ, ऑप्टिक एट्रोफी होगी, यानी कि एक आई में ऑलरेडी पहले जीसीए की वजह से एट्रोफी हो चुकी है और अब दूसरे आई में एक्टिव डिजीज है। दिस इज सूडो फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम, और इसी में होती है, आर्थराइटिक में ही होता है। इन्वेस्टिगेशन हम सारी जीसीए वाली करवाएंगे, ईएसआर कराएंगे, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 60 मिलीमीटर पर आवर। सीडियाटिक प्रोटीन रेट होगा, सीबीसी कराएंगे, उसमें प्लेटलेट्स एलिवेटेड होंगे, एनीमिया होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होते हैं इन 1/3 ऑफ द पेशेंट्स। टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी जो परफॉर्म करते हैं उसका भी सारा एक प्रॉपर तरीका होता है कि यू प्रेफर द टेम्पल्स क्योंकि उसमें नर्व डैमेज कम होता है। इसके अलावा जब आप सैंपल लोगे आर्टरी का तो 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द आर्टरी आपने लेनी होती है सैम्पलिंग के लिए। क्यों लेनी होती है 2.5 सेंटीमीटर? बिकॉज स्किप लीजन्स होते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए। इसके अलावा स्टेरॉयड हमें बिल्कुल भी विथ हेल्प नहीं करना, अगर हमने बायोप्सी प्लान करनी भी है तो भी हमने स्टेरॉयड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है, लेकिन 3 डेज के अंदर अंदर स्टेरॉयड स्टार्ट करने के हमने वी हैव टू परफॉर्म बायोप्सी। फिर उसके बाद अगर आपने और डिले किया तो जो हिस्टोलॉजिक सारी चेंजेस होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर एंड यू हैव, बहुत रैरली ऐसा होता है कि अगर आपने प्रॉम्प्ट एडमिनिस्टर कर दिया स्टेरॉइड तो पार्शियल रिकवरी हो जाती है, वो भी बहुत रैर होता है। ट्रीटमेंट अब एक पेशेंट आया, उसकी एक आंख में ऑलरेडी हो चुका है। नाउ अवर टारगेट, अवर एम इज टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस इन द फेलो आई। What are we going to do? We're going to start with IV methyl prednisolone. The dose is going to be 500 milligram to 1 gram for 3 days, and then it is going to be followed by oral prednisolone 1 to 2 mg per kg per day के हिसाब से। फिर तो 3 days के बाद हम 50 to 60 mg per day कर देंगे for 4 weeks until either the symptoms resolve or ESR is normalized। फिर ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दैट हम साथ साथ उसकी सारी स्टेरॉइड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को देखते रहेंगे कि कोई आ तो नहीं रही है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी आल्सो हैज शोन अ रिड्यूस्ड रिस्क इन विजुअल लॉस। इसके अलावा अगर स्टेरॉइड रेजिस्टेंट केसेस है तो फिर इम्यूनोसप्रेसिव लाइक मीथोट्रेक्सेट का रोल आता है। Okay, there's a little chart that is comparing arthritic anterior ischemic optic neuropathy and non-arthritic anterior ischemic optic neuropathy. The mean age for arthritic is going to be 70 years, whereas for non-arthritic it is going to be कहीं 50 भी आ रहा था। आई थिंक कैंसली में 50 लिखा हुआ है ना, मेडिकल 50 है, हाँ ये गूगल से मैंने उठाया है तो वी कैन रिलाई ऑन द बुक 50 प्लस। इसके अलावा जेंडर फॉर आर्थराइटिक, यस, फीमेल्स मोर कॉमन होती है। एसोसिएटेड सिम्टम्स फॉर आर्थराइटिक, scalp tenderness and headache, periocular pain, jaw claudication, और उसमें कोई इतना एसोसिएटेड सिस्टमिक फीचर्स, एसोसिएटेड सिस्टमिक फीचर्स होते हैं उसमें हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज वगैरह। एंड विजुअल एक्टिविटी आर्थराइटिक की ज़्यादा खराब होती है, नॉन आर्थराइटिक में बेहतर होती है। देन ऑप्टिक डिस्क अपीयरेंस हमने जैसे किया कि चौकी वाइट डिस्क जो है आर्थराइटिक की है और नॉन आर्थराइटिक में हाइपरीमिक है विद स्पिंटर हेमरेजेस। ESR इसमें रेज्ड होगा, उसमें माइल्डली रेज्ड है। Then there is going to be disc filling delay in FSA.
फेलो आई इन्वॉल्वमेंट इन आर्थिक इज 95%। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ही सारा इसकी तरफ एम है कि हम अदर आई को प्रिवेंट कर ले इसकी विजन लॉस को। ट्रीटमेंट स्टेरॉइड, दोनों केस में स्टेरॉइड ही है, इसमें इतना रोल नहीं है बट इसमें अर्जेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर्थराइटिक में। देन पोस्टीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, अब जैसे कि हमने इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस की रेट्रोबल्बन न्यूराइटिस में पढ़ा था कि ऑप्टिक डिस्क बिल्कुल ठीक होगी, जो भी चल रहा है पीछे चल रहा है जो हम फंडोस्कोपी पे एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली पोस्टीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में भी वी डोंट नो कि पीछे क्या चल रहा है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी के साथ, उसका फंडस बिल्कुल ठीक होगा और डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। जब आपने बाकी सारी चीज़ें रूल आउट कर ली हैं तो फिर एंड में ये आता है हमारे पास पोस्टीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसके कॉजेज में पेरी ऑपरेटिव है, पेरी ऑपरेटिव भी अगर किसी को सर्जरी के दौरान हाइपोटेंसिव क्राइसिस हुई हो या पेशेंट एनेमिक हो तो उस केसेस में होता है, और रिस्क भी आई थिंक 0.2% लिखा हुआ है, बहुत बहुत रेयर है। इसके अलावा आर्टिस्टिक नॉन आर्टिस्टिक में भी पोस्टीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। Then next we have hereditary optic neuropathy. The first one is Leber hereditary optic neuropathy. बहुत rare है, ganglion cells की degeneration होती है which affects the papillomacular bundle and it is caused by maternally inherited mitochondrial DNA point mutation. यानी mother से children में offspring में transmit होता है। Usually presentation is a male which is between the age of 15 to 35 years old. Atypical cases में female होती है, which can be of any age from 10 to 60 years. The symptoms can be acute, subacute, there will be painless, unilateral, central loss of vision because papillomacular bundle involved है and other eye की involvement भी हो जाती है ultimately within weeks or months. The signs are going to be very subtle during the acute stage. Color vision is subnormal, RFED is positive, disc is hyperemic, the disc margins are going to be obscured, dilated capillaries होंगी disc margin पे भी और posterior pole का vasculature dilated भी होगा, tortuous भी होगा and peripapillary nerve fiber की swelling and subsequently it leads to optic atrophy. Prognosis, hereditary neuropathy है तो prognosis is poor. Most patients have a final visual acuity of 660 or worse and bilateral permanent visual loss हो जाता है। Investigations OCT कराएंगे तो peripapillary resonance नहीं मिलेगी, visual field में central या central cecal scotoma हमें मिलेगा। There's going to be on FA there's going to be no leakage from the disc or any vessels. Genetic testing में हमने mutations देखनी है. We have to undertake a genetic testing in any patient who present with bilateral optic neuropathy of unknown cause. Treatment इसका low vision aids है. And then there are some miscellaneous hereditary optic neuropathies. The first one is dominant optic atrophy. इसके साथ associated ज़्यादा features जिनके सिर्फ sensory neural hearing loss है. Whereas in Behr syndrome, there's going to be ataxia and there's going to be abnormal gait with mental handicap. Whereas Wolfram syndrome में mnemonic दिया हुआ था diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy and आखिरी वाला क्या था? ऑप्टिक एट्रोफी और हाँ डेफनेस एंड लास्ट इज डेफनेस, ये सारी चीजें वॉल्फ्रम के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सर एमसीक्यूज, व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट टू कंफर्म लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी? यस, डीएनए एनालिसिस। व्हाट fundus findings are more suggestive of Leber? Yes. A male patient with Leber hereditary optic neuropathy, what percentage of his children will be affected? वे मदर से ट्रांसमिट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल। Ingestion of all of the following can cause optic neuropathy except ये दो तो एक ही ही है। A 72-year-old woman has 3 episodes of blurred vision, 10 to 15 minutes each over the past week. Her eye exam is normal. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका केस है। The presence of which of the following signs should elicit the most prompt attention to prevent permanent visual loss?
स्कैल्प टेंडरनेस ये क्योंकि हाँ GCA 72 years old है, फीमेल है। और जो GCA का पेशेंट है वो इट कैन प्रेजेंट विद amaurosis fugax, it can present with double vision and it can also present with vision loss. The patient recently had difficulty chewing her breakfast because her jaw becomes tired. Also complains of double vision. What is the next step in the evaluation? Yes. Yes. Yes, Arthur. Thank you. तो हम इसे कैसे दें, कितने स्लाइड में करवाएंगे और क्या गाइड करेंगे कि कहाँ जाए, ये भी करा लें। हम कहीं भिजवाते हैं ना जहाँ आईसीयू फैसिलिटी हो, क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट हम 500 मिलीग्राम 500 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर डलवाते हैं इंजेक्शन को, स्लो आईवी डलवाते हैं, उससे कार्डियक अरेथमियास जो है हो सकते हैं। और पॉसिबिलिटी ये है कि आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर जाए, बेहतर है किसी आईसीयू में हो ताकि कोई ऐसी चीज अनस्टेबिलिटी हो तो हम उसे मैनेज कर सकते। उसे डायरेक्ट मिथाइल प्रेडिस्टोन नहीं, 1 ग्राम मिथाइल प्रेडिस्टोन diluted in 500 ml नॉर्मल सलाइन और 3 consecutive days, और उसके ऊपर नीचे लिखना है स्लो आईवी। सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये है कि रेफर टू मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन, क्योंकि हेपेटिक फेलियर भी हो सकती है इससे। सो ये मैनेज करने का काम उनके जिम्मे डाल दें, सही है। लेकिन उसमें सर एक चीज बड़ी हमने पिछले 15 साल से देखी है कि चूंकि न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ, विजन लॉस, तो लिहाजा वो लिफ्टेड कराता है। हाँ, तो हम उनको उस दौरान तक विजन लॉस परमानेंट हो चुका होता है, खासतौर पे ऑप्टिक न्यूराइटिस। जब हम ये यंगर और ऑप्टिक न्यूराइटिस के पेशेंट देखते हैं, उसके अंदर भी सेम यही है, और उसके अंदर डाउटफुल है। आपने जब ये डाउटफुल वाला लिखा है ना, उसमें स्टीरॉइड डाउटफुल है, मैं लाजमी देता हूँ, लेकिन ये है कि उसमें स्टीरॉइड ना भी दे तो वीडियो रिकवरी पॉसिबल है जो यंग पेशेंट्स में ऑप्टिक न्यूराइटिस है। और इसलिए जब हम उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भिजवाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहता है कि मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो दूसरी है। तो इसलिए हमें बाज़ बात ये फैसला खुद ही करना पड़ता है कि वो क्या नाम है उसका, ऑप्टिक न्यूराइटिस ट्रीटमेंट ट्रायल, जो जिसने प्रूव किया था कि अगर आप स्टीरॉइड दें या ना दें, इवेंचुअल वीएन हाँ आफ्टर 6 months विल बी सेम। द स्टीरॉइड्स ओनली हेसन द वीएल रिकवरी, ज़रा थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन फाइनल वीएल आउटकम विल बी द सेम। सो पेशेंट को आप बताएं ट्रीटमेंट दें या ना दें, आपकी आखिर में नज़र उतनी होगी जितनी विद ट्रीटमेंट है या विदाउट ट्रीटमेंट। एक पेशेंट जिसकी एक आंख की नज़र बिल्कुल ख़त्म हुई हो ना, उसको एप्रीहेंशन होती है कि दूसरी की भी ना ख़त्म हो जाए, तो फिर वो ट्रीटमेंट देने का जवाज़ बनता है। अगर मॉडरेट सी वीएल डिटेरियोरेशन है तो फिर शायद इतना जवाज़ नहीं बनता। ये आपने जो MCQ बनाए हैं ना, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। एक तो ऑप्शंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है ना। आपने P ऊपर लिखा हुआ है, M नीचे लिखा हुआ है, इसको अभी से करेक्ट करें इस स्टेज से, ठीक है। ये देर का इंतज़ार नहीं है। दूसरा, जब भी आपने कोई फिगर्स देनी है तो वो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये नहीं है 0%, 100%, 16%, 20%, या 0, 16, 20, 100, या 100, 20, 16, 0, इस तरह करेंगे। और ये जो है ना MCQ एक्सेप्ट वाले, ये ना बनाएं, कोशिश करें, ये कंफ्यूजिंग होते हैं। हमने कैंडिडेट की या स्टूडेंट की नॉलेज चेक करनी होती है, उसकी IQ नहीं चेक करनी होती कि कितना वो ट्रिकी सवाल को समझ सकता है कि नहीं समझ। सो ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें। बाकी कोशिश यही करें कि 1 या 2 लाइनों में सिनारियो बनाएं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, बजाय रिकॉल चेक करने के कि जी अच्छा चौकी वाइट डिस्क किस में होगी, दिस इज़ रिकॉल, जिसने रटा मारा होगा वो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पेशेंट कम्स विद चौकी वाइट डिस्क एंड पेशेंट आल्सो हैज़ स्कैल्प टेंडरनेस,
सो व्हाट इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक, ये C2 हो जाएगा। सो व्हाट वुड यू एडवाइज एज अ ट्रीटमेंट, ये C3 हो जाएगा। जब दो तीन जगह से इंफॉर्मेशन लेके वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है। ठीक है, सो हमने कोशिश करनी है, शुरू में तो ठीक है, रिकॉल वाले भी ठीक है, बाद में। सो जब भी कोई डिजीज़ हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वी कंसिडर एज, रेस, सेक्स, ये इसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक फीचर्स। तो आपने एज का जिक्र आखिरी टेबल में किया, शुक्र है मैंने कहा कर दिया आपने, वरना पहली शुरू में प्रेजेंटेशन में कोई एज का जिक्र नहीं आया। दूसरी बात जो इसकी रेस है ना, वाइट रेसेस में ये ज़्यादा कॉमन है, जितने ये है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये उधर ज़्यादा हैं, थायराइड। और तो इसलिए पेशेंट एग्ज़ाम में, FRCS के एग्ज़ाम में आया ही आया ये क्वेश्चन आपको। और वो इतना कॉमन है कि टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी हर MO ने की होती है। यहाँ पे तो आपको पूरी 30 साल में कोई जॉइंट सेल आर्टराइटिस का शायद मिला कि नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंट है। मे बी कि एक सर्वाइवल देर तक है, 80-90 के लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, यहाँ पे कम मिलते हैं। और दूसरा ये है कि फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है उनकी। सो टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करनी आनी चाहिए कि जी ये यहाँ पे स्कैल्प पे टेम्पोरल आप देखें, जो नोडुलर सी आर्टरी जा रही होती है, जिसको पल्पेट करके दोनों साइड से आप आइसोलेट करके उसको सूचर करते हैं। उसके बाद फिर आप इंसियन दे के उसको आइसोलेट करके कट कर लेते हैं। तो क्योंकि 1 इंच के करीब आपने निकालनी ज़रूरी है, 2.53 सेंटीमीटर, उसके प्लियन का आपने जिक्र कर दिया। सो पेशेंट आता है तो सबसे ज़्यादा आपको जो कन्फ्यूजन होती है वो किस चीज़ की होती है, डिस्क एडीमा है। अब वो पेपिलोडीमा है या ऑप्टिक न्यूराइटिस है या ऑप्टिक न्यूरोपैथी। सो ऑप्टिक नर्व फंक्शन जो है वो आपकी टिप पे होने चाहिए कि भाई APD, कलर VN, ये आपका अगला मूवमेंट में आपने ये करके डिसाइड कर लेना भाई पेपिलोडीमा है कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। हाँ सर, दूसरा MCQs में जो है वो 5 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट। अभी जितने भी MCQs होते हैं FCQs लेवल के, उसमें there are 5 ऑप्शन, आउट ऑफ 5 you have to select one। हम बेशक थोड़े बनाएं, क्योंकि MCQ बनाना मुश्किल काम है, 1 2 3 4 काफ़ी हैं, बजाय ज़्यादा करने के और उसमें मिस्टेक्स हो, उसमें आप थोड़ा काम करें, क्वालिटी का काम करें। ठीक है।